नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पवनदीप ने 5 कंटेस्टेंट को हराकर ये जीत अपने नाम की है। वहीं पवनदीप के विनर चुने जाने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि अपनी गायकी से इंडियन आइडल 12 के मंच को जीतने के साथ साथ सभी देशवासियों के दिलों को जीतकर पवनदीप ने देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि पवनदीप राजन मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1996 में चंपावत जिले के बलचौड़ा गांव में हुआ और चंपावत से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। देहरादून के सचिवालय में सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बैठक को विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उपनल और पुलिस ग्रेड पे को लेकर भी कैबिनेट की उप समितियां गठित की गई थी, जिन्हें अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट में रखनी है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगति के साथ ही प्रदेश में आर्थिक और रोजगार को लेकर भी सरकार बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए बैठक भी होने वाली है, चुनावी नजदीक आने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है? ऋचा, देखिए जिस कदर देखा जा सकता है कि आज कैबिनेट की बैठक है और जिस तरीके से 5 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चुनाव नजदीक है और चुनावी वर्ष आने वाला है। और इसी के तहत अब क्योंकि 23 तारीख को सब जानते हैं कि विधानसभा का सत्र होना है और सत्र में जिस तरीकों के बिंदु रखे जा सकते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और साथ में ये बात भी साफ तौर पर आ रही है ऋचा की कैबिनेट में प्रस्तावों से पहले जो है विधेयक आएंगे और विधेयक पे जो है चर्चा होगी और उसके बाद प्रस्ताव जो है पास होंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रेड पे और उपनल कर्मचारियों की जो लगातार जो है सूत्रीय मांग है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो सकता है सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा। और साथ में ये भी हो सकता है ऋचा की जिस कदर अगर बात करें क्योंकि चुनावी वर्ष नजदीक है, तो ऐसे में जो भी कर्मचारी हैं जो लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो विभाग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं लंबे समय से, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें या फिर जो भोजन में आती हैं बच्चों के लिए गढ़वाल में महिलाएं, उनकी बात करें, तो हो सकता है उनको लेकर भी वेतन बढ़ोतरी की बात भी हो, सामान्य वेतन की बात भी हो। यानी कह सकते हैं कि लगातार जो लंबी अरसे से हर किसी की नजरें इसी कैबिनेट पे जो है टिकी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वेतन से लेकर ग्रेड पे से लेकर उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर तमाम जो है इसमें मुद्दे रखे जा सकते हैं और साथ में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। ऋचा, बिल्कुल सही कहा साक्षी। और ये बैठक कितने बजे होगी, कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल ऋचा, देखिए 5 बजे जो है मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होनी है और 2-3 घंटे जो है ये बैठक चलेगी और उसके बाद ब्रीफिंग में जो भी पॉइंट्स होंगे वो रखे जाएंगे और साफ किया जाएगा कि जो लंबे समय से जो है जनता की मांग है, जो विभागों की मांग है, उसको लेकर सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला है, ये कुछ ही देर में शाम को जो है साफ हो जाएगा। ऋचा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी साहनी अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया है। और इसी के तहत इस यात्रा का शुभारंभ मंगलौर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत भी किया। कई दिनों से तैयारी में लगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर में काले झंडे दिखाकर उसका विरोध भी किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर यह यात्रा मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर, मोहंड होते हुए देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा का जो आयोजन करना था, ये आयोजन
पूरी तरीके से सफल रहा। जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है सभी कार्यक्रमों में, और ख़ास तौर पर जो उलेड़ा मोड़ पर कार्यक्रम था उसमें जो जन सैलाब उमड़ा है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मंगलौर से संवाददाता रोहित कुमार। रोहित, आज यात्रा निकाली गई है मंगलौर में, क्या कुछ जानकारी है इस यात्रा को लेकर आपके पास? देखिए ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आज जो है अजय भट्ट जो राज्य केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ इनका स्वागत किया गया नारसन बॉर्डर पर, और उसमें जो है सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो कोविड के जो नियम सरकार ने बनाए हुए हैं उनके खुले रूप से जो उनकी धज्जियां जो खुद नेताओं के द्वारा ही उड़ाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी देखने को मिली है, इसके साथ साथ में जो है मंगलौर के अंदर किसानों ने जो काले झंडे दिखाकर इनका विरोध प्रदर्शन भी किया है। ऋचा, रोहित, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पर प्रोटोकॉल ख्याल नहीं रखा गया, कोविड का जो कहर है खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रा का शुभारंभ भी कर दिया है, और क्या कुछ जिस तरीके से देखिए चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए कहीं कहीं जो यात्रा है वो भी यहाँ शुरू हो गई है बीजेपी की, और साफ तौर पर कहीं कहीं जो विपक्ष पार्टी है वो भी कहीं हमलावर भी हो रही है बीजेपी पर। जी देखिए, कहीं ना कहीं अब जैसा मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे अभी चुनाव नजदीक आने शुरू हुआ है, और इसमें क्या है अभी आज जो है उत्तराखंड के अंदर अपना चुनाव बिल्कुल शुरू कर दिया है, और उसकी शुरुआत आज अजय भट्ट जी जो यहाँ पर पहुंचे उनके आने से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें इसके साथ में ही जैसे दूसरी ओर जो है दूसरी पार्टियां वे भी अपनी अपनी तरीके से जो है चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है, क्योंकि कोई भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड के अंदर दोनों ही पार्टियों का बराबर जो है घमासान लगातार कई काफी सालों से होता चला रहा है। ऋचा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित कुमार अधिक जानकारी देने के लिए। प्रदेश में कोविड की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन कोरोना के मरीज अभी भी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को कोरोना के 16 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को चंपावत, हरिद्वार, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक, बागेश्वर में 4 और देहरादून जिले में 8 संक्रमित मिले हैं, जबकि 31 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। हालांकि राहत वाली खबर ये रही कि रविवार को कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड के अभी भी 380 मरीज एक्टिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पौड़ी में कोरोना के धीमी चाल के बावजूद संचालित हो रहे स्कूलों में छात्र संख्या की कमी कोरोना खौफ को साफ दर्शा रही है। यहां आज 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय तो खुल गए, लेकिन पहले दिन गिने चुने छात्र ही स्कूल पहुंचे, जिससे स्कूल प्रशासन भी हैरत में है। राजकीय इंटर कॉलेज नगर क्षेत्र पौड़ी में महज 7 विद्यार्थी ही स्कूल पहुंचे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक 31 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। स्कूल प्रधानाचार्य की माने तो तीसरी लहर के मद्देनजर भी छात्रों का कम संख्या में पहुंचना कहीं ना कहीं कोरोना डर को दर्शा रहा है। से हमारे विद्यालय में 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं संचालित हुई, जिसमें लगभग हमारे पास 60 से लेकर 70% बच्चे विद्यालय आते हैं। विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर भी रहा, लेकिन एहतियात के तौर पे उनको और बच्चों के बीच में एक निश्चित दूरी बनाते हुए हमने वैक्सीनेशन सेंटर का भी संचालन यहाँ पर किया, और बच्चों के पठन पाठन का कार्य भी यहाँ पर विधिवत तरीके से संचालित हुआ। आज से कक्षा 6 से 6, 7 और 8 की कक्षाओं का संचालन होना है। यहाँ पर मेरे विद्यालय में आज की तिथि में
6 से लेकर 8 तक कुल 31 बच्चे पंजीकृत हैं। पौड़ी में फर्जी राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में टीमों का गठन कर राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। और वहीं पूर्ति विभाग के अधिकारी के एस कोहली ने बताया कि उनके टीम द्वारा नगर पंचायत देवप्रयाग में घर घर जाकर कार्ड धारकों के सत्यापन किए। इस दौरान 20 कार्ड धारकों को मौके से ही निरस्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवार अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना के तहत प्रचलित समस्त राशन कार्ड का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कार्य किया जा रहा है। पंचायत में राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, घर घर जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें हमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो प्राथमिक परिवारों के जो मानक है 15,000 से नीचे के आय वालों के कार्ड बनने थे, किंतु वहाँ पे जो कार्ड हमें मिले 20 कार्ड ऐसे थे जो कि जिनकी इनकम 15,000 से ऊपर थी, तो हमें तत्काल मौके पर ये कार्ड नष्ट कर दिए गए हैं। ये इसी प्रकार 5 कार्ड अंत्योदय के भी वहाँ पे अपात्र लोगों के बने हुए थे जिनको कि निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ जो हमारा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत जो कार्ड जिनके वार्षिक इनकम 5 लाख से नीचे होनी चाहिए उनके कार्ड बनने थे। इसमें भी कुछ लोग ऐसे जो इनकम टैक्स पेई हैं या किसी के बच्चे सर्विस कर रहे हैं बाहर, तो उनके द्वारा भी कार्ड बनाए गए थे। नगरपालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष कमला चौहान ने देश क्षेत्र में कोरोना काल में कार्य करने वाले नगर पंचायत के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार में उत्तराखंड के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के बाद एक बार फिर मंगलवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये दौरा चुनावी दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। इसी दौरान केजरीवाल कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव की रणनीतियों पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक भी लेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देने का भी काम करेंगे। रानीखेत के विश्वा गांव में प्रकाश डिफेंस अकादमी का केंद्र खुल गया है, जिसका शुभारंभ उपजिलाधिकारी गौरव पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र खुलने से युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। यह अकादमी मील का पत्थर साबित होगा। वहीं अकादमी के निदेशक पीसी जोशी ने कहा कि इस केंद्र में गरीब मेधावी छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहन नेगी, त्रिभुवन शर्मा, रिटायर्ड कर्नल टीसी पांडे सहित कई लोग शामिल रहे। जोशी साहब की बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ये एकेडमी स्टार्ट की है। इस प्रकार की सेवाओं को लेने के लिए लोगों को दूर बड़े शहरों में जाना पड़ता है और गरीब घर से जो लोग आते हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वहां जाकर के तैयारी कर पाएं। जैसे कि पहाड़ में बच्चों को फौज का क्रेज़ काफ़ी रहता है, तो यह सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि इस प्रकार की एकेडमी यहाँ पर अवेलेबल हो पा रही है। प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम अवश्य करेंगे। और कैप्टन जोशी साहब को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की नई सुविधा उनके द्वारा स्टार्ट की गई। कि माता पिता इस कोविड काल में जो है ख़त्म हो गए हैं, ऐसे बच्चों को भी हम यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो गरीब घर से हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो 2015 में हमने 29 अक्टूबर को इनॉग्रेशन किया था हल्द्वानी में, तो वहाँ ब्रांच की थी। अभी ये जो दूसरी ब्रांच है हमने इसको एडवांस ट्रेनिंग कैंप का नाम दिया हुआ है, जो कि अभी रानीखेत में एस्टेब्लिश हमने कर रखी है। उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा आज से 6ठी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने भी तमाम एसओपी का पालन करने के लिए स्कूल प्रशासन को निर्देश भी जारी किए, जिसके तहत स्कूलों में हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग जैसे तमाम नियमों का पालन स्कूल प्रशासन
और बच्चों को करना अनिवार्य है। एसओपी का फॉलोअप किस तरीके से हो रहा है, इसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने। 4 महीने बाद अब राज्य सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं, जिसको लेकर स्कूल को तमाम एसओपी का पालन करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको स्कूल के बच्चे यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलेंगे, जिनके चेहरे पे जो है मास्क अनिवार्य जो है राज्य सरकार द्वारा भी है। और स्कूल की जो स्कूल प्रशासन है उसने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि जो बच्चे हैं वो बिना मास्क के जो है स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन हो, इसका भी पूरा ध्यान जो है स्कूल के प्रशासन द्वारा रखा जाना है, जो एसओपी में साफ तौर पर कहा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें, जिस कदर देखिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जिस कदर अगर बात करें जो तमाम स्कूल प्रशासन ने जो है गाइडलाइन दी है कि जो बच्चा है वो सोशल डिस्टेंसिंग में उसकी कुर्सी लगाई जाएगी। और इसके अलावा जो भी लंच टाइम होता है उसको लेकर भी जो है पूरी हाइजीन बरती जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई बच्चा जो है मास्क नहीं लगाता तो उस पर निर्धारित फाइन भी है। और साथ में अगर अभिभावकों की बात करें तो उनको भी आश्वासन दिलाया गया है कि पूरी सेफ्टी जो है स्कूल द्वारा बरती जाएगी। और तभी जो है स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बेहाल हो गई थी। और वहीं बात करें जिस हिसाब से सिलेबस भी बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था बच्चों का, तो उसको लेकर भी जो है ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। और साथ में कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण डिसीजन भी था, जो लेना भी था कुछ समय बाद। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है स्कूल प्रशासन इस चीज़ को फॉलोअप करता है, किस तरीके से अगर देखें तो थर्ड वेव की जो अटकलें लग रही हैं, क्या पता इससे जो है अटकलों में थोड़ा विराम लगे, जो ये एसओपीज़ हैं। क्योंकि देखिए जब स्कूल खुले थे तो ये बात साफ तौर पर आ रही थी कि स्कूल खुलने के बाद जो है थर्ड वेव बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन अब हर किसी से आश्वासन ये दिलाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो गाइडलाइंस है उनका फॉलोअप सही तरीके से हो, तो ये थर्ड वेव जो है आगमन इसका उत्तराखंड में हो ही ना। अपने सहयोगी आकाश के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। सावन के चौथे सोमवार पर ऋषिकेश राम झूला क्षेत्र में भारी मात्रा में लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां सुबह 4 बजे से ही राम झूला स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस दौरान लोग भारी मात्रा में मां गंगा में स्नान करके और गंगाजल लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर रवाना हुए। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल और राम झूला चौकी पर तैनात उप निरीक्षक लक्ष्मी सकलानी ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को गंदगी न फैलाने, मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। हम लोगों ने जितना भी अतिक्रमण है या जो घाटों में जो छोटे बच्चे हैं और घाटों में जो गंदगी फैला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमने 81 पुलिस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की और सभी लोग को जागरूक किया कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, अतिक्रमण नहीं करना है और कोविड जो है कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करना है। सब लोग मास्क पहनेंगे और सभी लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। आज हमने सभी लोगों से विनती करी है और हमारी ये अपील है कि सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करें। आज सावन का आखिरी सोमवार है। इस अवसर पर हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित भगवान शिव की ससुराल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय बताया जाता है और ऐसे में जब सावन का सोमवार होता है तो उसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मंदिर की मान्यता यह है कि सावन के माह में पूरे शिव की पूरे 1 महीने यहाँ रहते हैं। ऐसा शिव जी ने भगवान दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि पूरे श्रावण के महीने 1 महीने में यहीं रहूँगा। और लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रावण मास में मेला लगा रहता है। यहाँ लोग दूध, दही, जल और शहद, मिश्री इत्यादि से भगवान का अभिषेक करते हैं। उनसे उनकी मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए भगवान शिव के मस्तक पे श्रावण के महीने में गंगा जल चढ़ाने का महात्म्य है। किंतु ये भगवान शंकर की ससुराल है। भगवान शिव ने यहाँ अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, मैं तुम्हारे कटे हुए धड़ के रूप में यहाँ पर स्थित रहूँगा और श्रावण के महीने में यही निवास करूँगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।